नमस्कार दोस्तों, 2 मार्च 2021 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। पांचों अलग अलग न्यूज़ हैं, पांचों ज़रूरी हैं आपके पर्सपेक्टिव, एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी, नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी। पहला आर्टिकल, अ लोन वेवर रेन एंड अ स्टेट फिजिकल कैपेसिटी ड्रॉट। आपको पता है तमिलनाडु में इलेक्शंस आने वाले हैं और जब भी इलेक्शंस आते हैं हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो बहुत सारे अनाउंसमेंट करते हैं कि अगर हम जीत गए तो हम आपको ये देंगे, हम आपको ये देंगे। एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है जो कि लगभग सारे स्टेट्स करते हैं वो ये होता है कि फार्म लोन्स माफ़ कर देंगे। जिन किसानों ने बैंकों से लोन लिया है, जिन किसानों ने कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी से लोन लिया है, उन किसानों के लोन को माफ़ कर दिया जाएगा। बट तमिलनाडु में रिसेंटली ये जो प्रोमिसेस किए जा रहे हैं, क्या ये प्रोमिसेस फाइनेंशियली सस्टेनेबल हैं? क्या तमिलनाडु की सरकार के पास इतने पैसे हैं कि वो इस लेवल पे लोन माफ़ कर सके? उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो तमिलनाडु के पर्सपेक्टिव में डीएमके के पॉलिटिशियंस जीतने पे जो लोन माफ़ करने की बात कर रहे हैं, क्या वो लोन माफ़ करने की सिचुएशन में है, ये बात की गई है। तो इस आर्टिकल को देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है कोल्ड कंफर्ट। यहाँ पे आपको पता ही है कि पाकिस्तान को रिसेंटली फरवरी वाली एफएटीएफ की मीटिंग में ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है और उसको 3 और महीने दिए गए हैं कि आपके जो 3 पॉइंट बाकी है, 27 एक्शन पॉइंट की लिस्ट में से आपने 24 पॉइंट पूरे किए हैं, 3 पॉइंट अभी भी आपके पूरे नहीं है, इनको पूरा करिए, फिर हम आपको एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल देंगे। ब्लैक लिस्ट तो देखिए पाकिस्तान नहीं होगा आप, ठीक है। जैसे ईरान और नॉर्थ कोरिया ब्लैक लिस्ट हो रखे हैं ना, पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट होने वाला नहीं है, ये बात तो क्लियर है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से क्या स्टेटमेंट आ रहा है और एफएटीएफ की तरफ से क्या स्टेटमेंट आ रहा है और रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान के रिश्तों में क्या चेंज आ रहा है, इन 3-4 पॉइंट्स पे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट, हाई स्टेक्स। यहाँ पे पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स की बात की गई है। आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी, इन 5 जगहों पे लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस आने वाले हैं और इन लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में पोलराइजेशन बहुत हद तक बढ़ गया है। जब 2016 में 5 साल पहले वोटिंग हुई थी, टोटल इन 5 लेजिस्लेटिव असेंबलीज को मिला दीजिए तो 824 सीटें थी। इन 824 सीटों में बीजेपी ने जीती थी 64, लेकिन शायद अब बीजेपी को ज़्यादा सीटें जीत जाएगी बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन। तो ये पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स कैसे हमारे देश को तोड़ती है उसके बारे में 2-3 पॉइंट्स है, इसको देख लेंगे। एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी इस आर्टिकल को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, थोड़ा बहुत आपको लोकल पॉलिटिक्स के बारे में पता चलेगा। ये वाला आर्टिकल मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस में सुभाष चंद्र बोस जी को भी खींचा जा रहा है, रविंद्रनाथ टैगोर जी को भी खींचा जा रहा है, स्वामी विवेकानंद जी को भी खींचा जा रहा है और सारी पॉलिटिकल पार्टीज खींच रही हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे लेफ्ट फ्रंट हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो। अब स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, ये तीनों ग्रेट पर्सनालिटीज है। डेली के बेसिस पे हम इन ग्रेट पर्सनालिटीज से कुछ सीखें या ना सीखें वो पता नहीं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज इनका नाम बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रही है, उसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है। कहीं कोशिश करूंगा अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगा तो मैं अलग से डिस्कस करूँ, यहाँ तो डिस्कशन नहीं होगा इसका। ये जो नया मीडिया कोड आया है ऑस्ट्रेलिया में, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, उसका रेफरेंस दे दूंगा। साथ साथ 3 से 4 पॉइंट्स जो कि ऑथर यहाँ पे बोल रहा है इस नए मीडिया कोड के बारे में। एक्चुअली यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को क्रिटिसाइज कर रहा है ऑथर और कह रहा है कि इस प्रकार के मीडिया कोड्स ऑस्ट्रेलिया की मार्केट इकोनॉमी में सही नहीं है। तो ऑथर के जो 3-4 एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो मैं आपको बता दूंगा, बाकी पुरानी वीडियो का रेफरेंस दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा, वहाँ डिटेल में टॉपिक कवर किया है। और फिर मास्टर एंड द रोस्टर, दिस आई वुड से इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द डे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कौन सा केस किस जज के पास जाएगा, किस केस में कितने मेंबर की बेंच बनेगी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, इसका रोस्टर डिसाइड करने की ताकत किसके पास होती है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास। कॉलेजियम सिस्टम की अगर आप बात करो तो कॉलेजियम सिस्टम में हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में कौन से जजेस अपॉइंट किए जाएंगे, यहाँ पे तो कॉलेजियम बनता है, तो केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नहीं चलती है, सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी सीनियर जजेस हैं उनकी भी सुनी जाती है। लेकिन जब बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन सा केस किसको एलोकेट होगा, ये डिसाइड करने की ताकत केवल किसके पास है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास। इसलिए मास्टर ऑफ द रोस्टर, यानी कि रोस्टर डिसाइड करने का मास्टर किसको बताया गया है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। और इस पॉलिसी के अपने नुकसान हैं, क्या नुकसान है वो मैं बताऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए।
ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। सारी की सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट आ रही है। एनसीईआरटी 6 से 12th हो, लक्ष्मीकांत की पॉलिटी हो, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री हो, तो आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हो। फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आप कि जेन्युइन डॉट्स को जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। जो भी मेरे परमानेंट मेंबर्स हैं उनके लिए जल्दी कुछ करूंगा। सबसे बड़ा सपोर्ट मुझे उन्हीं से ही है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द चैनल। शुरुआत करते हैं। अ लोन वेवर रेन एंड अ स्टेट फिजिकल कैपेसिटी ड्रॉट। देखिए, तमिलनाडु में इलेक्शंस आने वाले हैं और अभी जो रिसेंटली आप कह सकते हो कि बजट भी आया है तमिलनाडु में। ओके, तो जो तमिलनाडु की सरकार है उसने अरवली फरवरी में बोला कि भैया हम फार्म लोन्स आपके माफ़ कर देंगे। कौन से फार्म लोन्स? तमिलनाडु के फार्मर्स ने जो फार्म लोन्स कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी से उठाए हैं 12,100 करोड़ रुपए के, ये हम माफ़ कर देंगे। किसने बोला भाई? प्रेजेंट सरकार ने। प्रेजेंट सरकार किसकी है? तो प्रेजेंट सरकार है AIADMK की, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कज़ागम की। ठीक है भाई। अब बात ये आई कि जब AIADMK ने बोला कि हम लोन वेवर देंगे, तो क्या अपोजिशन पार्टियां चुप बैठेंगी? अपोजिशन पार्टियां बोलेगी हम इससे ज़्यादा लोन वेवर देंगे। तो जब ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कज़ागम ने बोला कि 12,100 करोड़ के लोन माफ़ कर देंगे, तो द्रविड़ मुनेत्र कज़ागम बोलता है कि सिर्फ 12,100 करोड़ नहीं, सिर्फ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी नहीं, जो फार्मर ने नॉर्मल बैंकों से लोन ले रखे हैं और जो फार्मर ने एक लिमिट तक ज्वेल लोन्स ले रखे हैं, मतलब ज्वेलरी से रिलेटेड लोन ले रखे हैं, उनके लोन भी माफ़ करो। समझ गए? तो मतलब रूलिंग गवर्नमेंट बोल रही है कि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी वाले लोन माफ़ करेंगे। अपोजिशन बोल रहा है कि हम पावर में आ जाते हैं तो हम सारे फार्मर लोन माफ़ कर देंगे। साथ साथ कुछ हद तक जो आपने ज्वेलरी के ऊपर लोन ले रखे वो भी माफ़ कर देंगे। फिर DMK ने यह भी बोला कि हम एजुकेशनल लोन माफ़ कर देंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप ने लोन ले रखे हैं हम उसको भी माफ़ कर देंगे। तो मई 2021 में DMK लोन ही माफ़ करेगा ऐसा लग रहा है। और उसके बाद हो सकता है कि वीवर्स को, स्मॉल ट्रेडर्स को लोन माफ़ हो जाए, बहुत सारे इंटरेस्ट सबवेंशन दिए जाएं। इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब समझते हैं कि मान लीजिए किसी एक लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, तो इंटरेस्ट सबवेंशन ये होता है कि आपको 4% का इंटरेस्ट सबवेंशन दे दिया। तो वैसे तो इंटरेस्ट रेट 8% था, 4% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिला, तो आपको इंटरेस्ट केवल 4% का देना है। तो ये भी एक प्रकार की सब्सिडी होती है। फिर इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी, ठीक है। तो इस प्रकार की बहुत सारी सब्सिडीज दी जा सकती हैं। किसके द्वारा? DMK के द्वारा। अब DMK इतने सारी सब्सिडीज का प्रॉमिस करेगी तो आगे आने वाले समय में हो सकता है कि AIADMK भी सब्सिडी का प्रॉमिस करे। जो ज्वेल लोन्स है ना, आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी से अगर 8 ग्राम सोने तक के लिए ज्वेल लोन उठाया है, अपनी ज्वेलरी के लिए लोन उठाया है, तो उस लोन को भी माफ़ कर दिया जाएगा। वो आप समझो भैया, लोन तो आप ऐसे माफ़ कर रहे हो जैसे फ्री का पैसा है। ये तो टैक्स पेयर का पैसा है, लेकिन अब आपको किसी भी हाल में इंटरेस्ट, मतलब लोन, ये इलेक्शन जीतने हैं तो आप लोन माफ़ करने के जो प्रोमिसेस हैं वो करते ही चले जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठता है। सवाल ये है कि क्या तमिलनाडु की सरकार के पास ये फिजिकल कैपेसिटी है? क्या तमिलनाडु की सरकार के पास इतना पैसा है कि वो इस लेवल पे लोन माफ़ कर सके? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वैसे तो बात की जाए तो देखिए, तमिलनाडु के फाइनेंस मिनिस्टर ने 23 फरवरी को इंटरिम बजट पेश किया। इंटरिम बजट है क्योंकि इलेक्शन ईयर है तमिलनाडु में, तो जो मेन बजट है वो नई सरकार जब चुन के आएगी वही पेश करेगी। तो अभी के समय में जो इंटरिम बजट है उसका बस एक कहते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेलिटी को पूरा करना, वोट ऑन अकाउंट को पास करवाना। आपको पता है सेंटर पे अब बजट 1 फरवरी को पेश होता है, लेकिन स्टेट्स में भी अभी भी फरवरी एंड पे ही बजट पेश हो रहा है। तो फरवरी एंड पे अगर बजट पेश होगा तो ओवरऑल बजट पास कराते कराते अप्रैल मई हो जाएगा। तो 2 महीने का पैसा एडवांस में ऑन अकाउंट ऑफ वोट ऑफ अकाउंट निकाल लिया जाता है। वोट ऑफ अकाउंट भी मैंने आपको पहले पढ़ाया है। तो वोट ऑफ अकाउंट की जो यूटिलिटी है वो सेंटर पे तो नहीं रही है, बट स्टेट्स में आज के डेट में भी 2 महीने का पैसा एडवांस वोट ऑन अकाउंट से निकाला जाता है। तो अभी के लिए कोई प्रॉपर बजट पास नहीं हुआ है, किसी भी साल में नहीं होता जिस साल इलेक्शन होने वाले होते हैं। जो नई सरकार आएगी वो फाइनली बजट बाद में निकालेगी। तो अभी सब प्रॉमिसेस कर रहे हैं कि हम ये बजट में आपको इतना पैसा दे देंगे, हम आपको इतना पैसा दे देंगे। अब कौन कितना पैसा दे पाएगा, इसको यहाँ पे हम लोग थोड़ा खंगालने की कोशिश करते हैं। अब इस प्रकार के जो पॉलिटिकल गिमिक होते हैं, जहाँ पे आने वाले समय में सरकारें बस फाइनेंशियल सब्सिडी देने की बात आ रही, वहाँ पे एक प्रॉब्लम है।
देखिए, जो सरकार की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, अगर आप उसमें पैसा इंजेक्ट करते हो तो वो बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ये पब्लिक यूटिलिटीज़ को प्रोवाइड करती हैं। लेकिन जब आपने पैसा पब्लिक सेक्टर के लिए एलोकेट ना करके सिर्फ फ्री में बांटने की बात कर दी कि हम इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी दे देंगे, हम आपके लोन माफ़ कर देंगे, तो उस प्रकार का जो खर्चा होता है ना, दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल। मतलब आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हो। सब्सिडी क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? रोज़मर्रा के खर्चे। जब आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में पैसा इंजेक्ट करोगे तो कहीं ना कहीं आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे, उस पर्टिकुलर पब्लिक सेक्टर की कैपेसिटी को इंक्रीज करने की कोशिश करोगे, तो पैसा जो है वो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबली और एफिशिएंटली डिप्लॉय किया जा सकता है। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? डेली मर्रे का खर्चा, रोज़मर्रे का खर्चा। अभी रोज़मर्रे के खर्चे में अगर आप बढ़ा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका टैक्स या नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ना चाहिए। टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ने के जो चांसेस हैं तमिलनाडु में या किसी भी और स्टेट में वो कम है। ये अलग बात है कि तमिलनाडु इज़ वन ऑफ द हेविली इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया। कहीं ना कहीं वो अच्छा इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है, कहीं ना कहीं वहाँ बिजनेसेस ज़्यादा हैं, जीएसटी कलेक्शंस अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू की बढ़ने की जो लिमिट्स है ना, वो ज़्यादा नहीं है। अगर आप बात करो 2016 के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें भी फार्म लोन वेवर्स को अनाउंस किया गया था, और 2016 में जो फार्म लोन वेवर्स दिए गए उसको अगले 5 बजट तक भरा गया। मतलब कि 2016 के इलेक्शन प्रॉमिस फार्म लोन वेवर को माफ करने के लिए आगे आने वाले 5 साल जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाया सरकार ने बजट में प्रावधान किया है पैसों का। मतलब कि हम इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि 2021 में ये जो फार्म लोन वेवर्स प्रॉमिस किए जा रहे हैं इसका पैसा आगे आने वाले 5 साल की सरकारें भरेंगी, जो भी सरकार जीत के आती है। क्योंकि जो भी सरकार यहाँ इलेक्शन में खड़ी हो रही है वो फार्म लोन वेवर्स को प्रॉमिस कर रही है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि ये अनसस्टेनेबल खर्चे हैं। लॉन्ग टर्म में इस प्रकार को खर्चों को आप सस्टेन नहीं कर सकते हो। इसके चलते जो रेवेन्यू डेफिसिट पहुंच जाती है, कहाँ की? तमिलनाडु की। वो पहुंच जाती है लगभग 1.5 पे, ठीक है, 1.5% पे। अगर आप बात करो पूरे इंडिया की स्टेट्स की रेवेन्यू डेफिसिट्स की तो लगभग 0.4% है। अगर आप बात करो केरला आंध्र प्रदेश की तो लगभग 2% है। जहाँ पर राज्य की सरकारें लोगों को ज़्यादा सब्सिडी प्रोवाइड करती हैं, लोगों को खर्चे के लिए ज़्यादा पैसा प्रोवाइड करती हैं, वहाँ पे ये हमको रेवेन्यू डेफिसिट्स बढ़ी हुई नज़र आती हैं। और अगर आप बात करो तमिलनाडु के रेवेन्यू डेफिसिट के साथ साथ आप इसके प्राइमरी डेफिसिट रेशियो की भी बात करो तो वो भी 0.9% से 1.3% हो गया है बढ़ के। यहाँ पे क्या बताया गया है? प्राइमरी डेफिसिट इज रेवेन्यू डेफिसिट नेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स। देखिए ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पे गलत लिख दिया गया है। रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट दो अलग अलग टर्म्स हैं। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? जितना आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और जितनी आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, इनके बीच के फर्क को आप क्या बोलते हो? रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हो। ओके। प्राइमरी डेफिसिट क्या होती है कि भाई आपका टोटल खर्चा, टोटल एक्सपेंडिचर और आपकी टोटल इनकम। आपका टोटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से अलग होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि भैया जो खर्चे आपको करने ही है, तो आपको गवर्नमेंट के स्टाफ की सैलरी देनी ही है, गवर्नमेंट में जो लाइट बिल चल रहा है उसका बिल देना ही है, ठीक है भाई। लेकिन अगर गवर्नमेंट कोई नया हॉस्पिटल बनवाने के लिए खर्चा कर रही है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में नहीं आता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। तो समझ गया ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या फ़र्क है। फिर भाई रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में क्या फ़र्क है? तो अगर आपके पास टैक्स की इनकम आ रही है तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। लेकिन मान लीजिए आपने किसी बैंक के 2% स्टेक बेच दिए, तो कल की डेट में पंजाब नेशनल बैंक और एसबीआई के सरकार ने 2% स्टेक बेच दिए, तो उससे जो पैसा आएगा वो कैपिटल रिसिप्ट होगी, वो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं होगी। समझ गए आप बात को? तो भाई कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये अलग चीज़ है। रेवेन्यू डेफिसिट होती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है भाई। और अगर आप बात करो प्राइमरी डेफिसिट की तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। एक बात याद रखिएगा यहाँ पे, टोटल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट में क्या फ़र्क है? दो शब्द है, टोटल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। आपको पता है कि हमारी सरकारें बहुत सारा लोन उठाती हैं और उस लोन पे वो इंटरेस्ट पे करती हैं।
तो ये जो इंटरेस्ट पेमेंट होती है ना, ये सबसे बड़ा टेंशन और सरदर्दी देने वाला खर्चा होता है सरकारों का। तो जो टोटल डेफिसिट है ना, उसमें से अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दो तो आपको प्राइमरी डेफिसिट मिल जाती है। प्राइमरी डेफिसिट मतलब उस साल पुराने ब्याज को चुकाने के अलावा आपकी जो डेफिसिट आई वो प्राइमरी डेफिसिट होती है। हर साल आपको बहुत सारा पैसा पुराने कर्ज को चुकाने के लिए जो ब्याज देते हो उसमें चला जाता है, उसको आप बोलते हो इंटरेस्ट पेमेंट। तो टोटल डेफिसिट इसी एक साल में से अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट को हटा देते हो तो आपकी प्राइमरी डेफिसिट आती है। मतलब उस पर्टिकुलर साल में आपने जो भी खर्चा हुआ उसके लिए आपको जितने पैसे कम पड़े वो प्राइमरी डेफिसिट है। और उसमें अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट जोड़ दोगे, जो पिछले कर्जे का ब्याज चुकाने वाली बात है, तो टोटल डेफिसिट आ जाएगी। थोड़ा ट्रिकी इकोनॉमी के कंसेप्ट हैं। लंबे समय से आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको समझ में आ गए होंगे। नहीं देख रहे हैं तो देखिए, एक दो बार रिवाइंड करके देखिए कि मैंने यहाँ पे क्या बोला है आपको। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्या क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। And the implication is that the government is unable to contain recurring expenditures such as subsidy and other discretionary expenditures within the limit of recurring non-debt revenue। देखिए, कुल मिला के तमिलनाडु की सरकार के लिए बात कही जा रही है कि नॉन डेप्ट रेवेन्यू सरकार के पास कम आ रहा है। सरकार अपने खर्चे बढ़ा रही है सब्सिडीज के थ्रू और डिस्क्रेशनरी एक्सपेंडिचर्स के थ्रू। ये डिस्क्रेशनरी एक्सपेंडिचर ही है ना कि आप फार्म लोन वेवर अनाउंस कर रहे हो। आपको इलेक्शन जीतना है तो आप कोई भी खर्चे अनाउंस किए चले जा रहे हो, लेकिन क्या उस खर्चे के लिए आपके पास पैसा है? आपके पास पैसा इस चीज़ के लिए नहीं है। यही बात बोली जा रही है। सो द प्राइमरी डेफिसिट इज द लीडिंग इंडिकेटर फॉर द रेवेन्यू डेफिसिट रेशियो टू फॉलो एंड इंक्रीजिंग प्राइमरी डेफिसिट इज द श्योरेस्ट रूट्स टू हाईवरी रेवेन्यू डेफिसिट। मतलब प्राइमरी डेफिसिट बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं आपका रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ेगा ही, और जिस प्रकार से आप डेप्ट अपना बढ़ाए चले जा रहे हो, आगे आने वाले समय में आप इस प्रकार के खर्चों को अफोर्ड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो और कोविड-19 के पीरियड में चीज़ें और ख़राब हो गई हैं। तो ये जो नई स्कीम निकाल रही है ना तमिलनाडु की सरकार कि भैया ज्वेलरी के लोन्स को भी हम थोड़ा बहुत माफ़ कर देंगे, क्रेडिट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी से जो लोन लिया है उसको भी माफ़ कर देंगे, बैंक से जो लोन लिया है उसको भी माफ़ कर देंगे। इतना पैसा आपके पास है नहीं कि आप इतनी चीज़ें माफ़ कर पाओ। ये सब बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। तो यहाँ पे एक ऑब्वियस क्वेश्चन निकल के आता है, व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी फॉर इंक्रीजिंग रिकरिंग रेवेन्यू। मतलब किस हद तक यहाँ की सरकारें रेवेन्यू बढ़ा सकती हैं, खासकर तमिलनाडु की। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सॉल्यूशन दे रखा है। अगर आप एक ऐसी फिस्कल पॉलिसी पे चलते हो जो कि प्रूविडेंट है, जो कि रूल बेस्ड है, तो वहाँ पे आप हार्मोनाइज करोगे किसको? कमोडिटी टैक्सेशन को और रिस्ट्रिक्शन ऑफ डेफिसिट रेवेन्यू को, हायर इकोनॉमिक ग्रोथ को, टैक्स इलास्टिसिटी को। मतलब आप एक प्रॉपर फाइनेंशियल फार्मूला के हिसाब से चलोगे जहाँ पे आप टैक्सेस को प्रॉपर तरीके से स्ट्रीमलाइन करोगे, अपनी डेफिसिट रेशियोज को बैलेंस करने की कोशिश करोगे, साथ साथ आप टारगेट करोगे इकोनॉमिक ग्रोथ को, जिससे टैक्स इलास्टिसिटी भी रहेगी। लेकिन ये सब लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है और आप क्या कर रहे हो? शॉर्ट टर्म मायोपिया वाला रास्ता अपना रहे हो। आप एक ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी अपना रहे हो जो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है। बट आप ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों अपना रहे हो? क्योंकि आपका सोल फोकस है कि आपको आने वाले इलेक्शंस जीतने हैं। आने वाले इलेक्शंस के बाद 5 साल जैसे तैसे उधार लेके काम चला लेंगे, फिर जो अगली सरकार आएगी वो देखेगी। इस प्रकार के एटीट्यूड से जो इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स होते हैं वो बिगड़ जाते हैं। जहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि भैया तमिलनाडु जैसी सरकारों को क्या करना चाहिए? अपनी पब्लिक यूटिलिटीज़ में पैसा इंडक्ट करना चाहिए। जब पब्लिक यूटिलिटीज़ में पैसा इंडक्ट करेंगे तो लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दिया गया है तमिलनाडु की रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का। तमिलनाडु की रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को लगभग 5,500 करोड़ का नुकसान हुआ है और इसने इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ा है 1,000 करोड़ का। इसने पैसा उधार उठाया है 7,000 करोड़ का। तो तमिलनाडु की सरकार को रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को पैसे देने चाहिए, बट उसको पैसे देने के बजाय क्या कर रहे हैं ये लोग? फार्म वेवर्स में पैसे खत्म कर रहे हैं, जो कि इकोनॉमिकली सस्टेनेबल नहीं है। नेक्स्ट, कोल्ड कंफर्ट। पाकिस्तान अवॉइडेड द ब्लैक लिस्ट बट इट शुड एड्रेस द क्रॉस बॉर्डर टेरर। देखिए, इस्लामाबाद को पूरी उम्मीद थी इस बार कि उनको शायद ग्रे लिस्ट ऑफ कंट्रीज से हटा दिया जाएगा, लेकिन ये जो 39 मेंबर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है इसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाने को मना कर दिया। इसने इंक्रीज मॉनिटरिंग वाली लिस्ट में रखा है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान से बोला है कि आपको हम 3 महीने और दे रहे हैं, आप अपने बाकी कमिटमेंट्स को पूरा करो। पहले भी पाकिस्तान को उस ग्रे लिस्ट में रखा गया था, बट 2015 में उसको हटा दिया गया था। लेकिन पाकिस्तान को फिर से जून 2018 में इस ग्रे लिस्ट में रख दिया गया है।
और पाकिस्तान से बोला गया है कि आप 27 पॉइंट एजेंडा को पूरा करें। हालांकि काफ़ी सारे एजेंडास को यहाँ पे पूरा किया है, लेकिन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रेसिडेंट मार्कस प्लेयर ने बोला है पाकिस्तान ने ज़रूर सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की है, लेकिन 27 में से 3 पॉइंट्स अभी भी यहाँ पे पूरी तरीके से पाकिस्तान ने एड्रेस नहीं किए हैं। कौन कौन से टास्क रिमेनिंग है तो देखिए, demonstrating terror funding prosecution is accurate, effective and dissuasive, and thoroughly implementing financial sanctions against all terrorists designated by UN Security Council, which include Lashkar-e-Taiba founder Hafiz Saeed, Jaish-e-Mohammed chief Masood Azhar, and other leader of terrorist groups in Pakistan and those belonging to Al-Qaeda। ये जो इतने पॉइंट्स हैं यहाँ पे कि भैया टेरर फंडिंग के खिलाफ आप प्रॉपर एक्शन ले रहे हैं, ये आपको दिखाना पड़ेगा। जितने भी टेररिस्ट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने डेजिग्नेट किए हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो, या कोई और हो, या अलकायदा से रिलेटेड हो, आप उसको भी, उनके खिलाफ भी एक्शंस लेंगे और इफेक्टिव और डिसुएसिव एक्शंस लेंगे। ये बात एफएटीएफ ने पाकिस्तान को बोली। कहीं ना कहीं इन पॉइंट्स पे पाकिस्तान अभी तक प्रॉपर तरीके से खरा नहीं उतरा है। जब एफएटीएफ ने 3 महीने के लिए और डाल दिया पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पे, तो पाकिस्तान की इंटीरियर पॉलिटिक्स में काफ़ी बातें होने लगी। पाकिस्तान के फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक ने क्या बोला कि भाई ये एफएटीएफ क्या कर रहा है, ये तो गलत बात है, हमें एफएटीएफ को द हेग लेके जाना चाहिए। द हेग मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लेके जाना चाहिए। द हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। कुल मिला के यहाँ पे कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं आपके रहमान मलिक साहब, ये बोल रहे हैं कि बाकी कंट्रीज़ ने भी अपने सारे पॉइंट्स पूरे नहीं किए थे, ऑलमोस्ट पूरे पॉइंट्स किए थे, तब उनको हटा दिया गया था ग्रे लिस्ट से, तो हमको ग्रे लिस्ट से क्यों नहीं हटाया जा रहा है। फिर यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस भी हुए। एक रीसेंट रिपोर्ट को साइड करते हुए रहमान मलिक ने बोला है कि भैया पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट में रखने की वजह से, यानी 2008 से 2015 तक जो ग्रे लिस्ट में रखा और 2018 से आज तक 2021 तक जो ग्रे लिस्ट में रखा है, इसकी वजह से पाकिस्तान की इकानमी को $38 बिलियन का नुकसान हुआ। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ पाकिस्तान की इकॉनमी को। तो इतने नुकसान होने के बावजूद भी, पाकिस्तान इतना कुछ कर रहा है उसके बावजूद भी आपने हमको ग्रे लिस्ट में रखा है, ऐसा बोला है रहमान मलिक ने। रहमान मलिक साहब शायद भूल गए हैं कि इनकी कंट्री टेररिस्ट के लिए एक हेवन बन के बैठी है, या फिर शायद टेररिज्म उनके लिए बहुत कॉमन बात हो गई है कि हाँ भाई बम भी फोड़ते रहेंगे और हमारी इकॉनमी भी सही से चलती रहेगी। शायद वो सोच रहे होंगे, इसलिए वो ऐसी बात बोल रहे होंगे। हालांकि पाकिस्तान के लिए यहाँ पे कुछ अच्छी खबर भी है। एफएटीएफ के चीफ ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान को डाउनग्रेड नहीं किया है। वो जो ग्रे लिस्टिंग से ब्लैक लिस्टिंग हो जाती है ना अगर पाकिस्तान की, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती पाकिस्तान के लिए फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इकॉनमी। बट कहीं ना कहीं वो नहीं हुआ है पाकिस्तान के पास। ओके, तो ईरान और नॉर्थ कोरिया की कैटेगरी में अब तक पाकिस्तान नहीं पहुंचा है। मिस्टर प्लेयर ने बोला है कि जून 2021 में एफएटीएफ फिर से मिलेगा और तब हम देखेंगे कि आपने अपने सारे के सारे कमिटमेंट्स पूरे किए हैं या नहीं किए हैं। अब ये सब चीज़ों के बैकड्रॉप में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है कि इंडिया और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो थोड़े सुधरते हुए दिख रहे हैं। 2016 से इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं, लेकिन रिसेंटली कुछ न्यूज़ निकल के आई थी जिनको मैंने कवर भी किया था कि भाई कहीं ना कहीं इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते सुधरते दिख रहे हैं। 2019 में जब इंडिया ने ये जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर का, इसको रिवोक किया, तो उसके बाद तो पाकिस्तान ने बिल्कुल ही मतलब इंडिया को बॉयकॉट सा कर दिया, हर प्लेटफॉर्म पे जाके बोलना और उसके साथ साथ श्रीनगर के अंदर इंसर्जेंसी को प्रमोट करना, इस प्रकार की चीज़ें बहुत होने लगी थी। लेकिन रिसेंटली डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस की मीटिंग हुई है। ये बोला गया है कि सीज़ फायर एग्रीमेंट को एलओसी पे माना जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल बहुत सारे सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी से बात कर चुके हैं, पाकिस्तान आर्मी चीफ से बात कर चुके हैं। तो इस प्रकार से इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो ये बातचीत होती नज़र आ रही, कहीं ना कहीं लग रहा है कि रिश्ते सुधर रहे हैं। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ के ऊपर भरोसा करना अपने पैर के कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। ये भरोसा करने लायक नहीं है। ये कभी भी अपनी कही हुई बात पर से पलट सकते हैं। सो इंडिया हैज़ टू बी रेडी फॉर एवरी कंटिजेंसी। हो सकता है कि पाकिस्तान के लिए अगले 1 साल तक या 6 महीने तक रिश्ते अच्छे रहें और एकदम से पाकिस्तान कोई बेस टेरर ग्रुप्स इंडिया में कोई बम फोड़ दे, ये बहुत पॉसिबिलिटी है। इसलिए इंडिया ने अपनी तरफ से ये पॉइंट भी क्लियर रखा है कि भाई हम अपने आप को टेरर अटैक्स के अगेंस्ट डिफेंड करेंगे, अगर कुछ भी उल्टा सीधा होता है तो हम अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो नया डायलॉग हो रहा है वो अच्छा है,
जो कि पिछले कई सालों से पॉलिटिकल, ट्रेड और कल्चरल टाइज पाकिस्तान और इंडिया के अंदर बीच में ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। अब देखते हैं आगे क्या निकल के आते हैं। पाकिस्तान के लिए ज़रूरी यह है कि अगले कुछ स्टेप्स में FATF के डायरेक्टिव को मानते हुए पाकिस्तान अपने सारे एजेंडाज को पूरा करे, ताकि अगर ग्रे लिस्ट से उसको निकाला जाए तो कहीं ना कहीं उसने टेररिस्ट को प्रोसिक्यूट किया हो, टेरर फाइनेंसर्स को प्रोसिक्यूट किया हो। वैसे तो इनको प्रोसिक्यूट करना, इनको बैन करना अपने देश के अंदर, ये पाकिस्तान के हित में है, बट शायद पाकिस्तान को ये बात समझ में नहीं आ रही है। अगर पाकिस्तान इनको अपनी धरती से हटाता है, कहीं ना कहीं वो अपने लिए ही काम करेगा, कहीं ना कहीं इससे उसकी इंडिया के साथ रिश्ते अच्छे होंगे। बट मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान का जो बेसिक एथोस है ना, वो एंटी इंडिया है। बहुत ही कम चांसेस हैं कि वो इंडिया के साथ रिश्ते अच्छे करने के लिए अपने टेरर नेटवर्क्स को डिसमेंटल करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो FATF की जो वार्निंग है, उसने पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत पोटेंट रोल प्ले किया है। अब FATF की वार्निंग से निकलने के बाद पाकिस्तान फिर से अपने उल्टे सीधे काम शुरू कर देगा, ये पूरी पॉसिबिलिटी है। आगे आने वाले समय में क्रॉस बॉर्डर टेरर को प्रमोट नहीं करेगा पाकिस्तान, इस बात के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि पाकिस्तान की बेसिक इंस्टिंक्ट्स ही आप कह सकते हो आतंकवादी वाली है। वो लोग जो आज की डेट में आतंकवादी से इतना परेशान है, कहीं ना कहीं वो खुद इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब आप दूसरे देशों में आतंकवाद मचाओगे तो वो आतंकवाद आपके देश तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, और यही हो रहा है पाकिस्तान में। ठीक है, आगे चलते हैं। हाई स्टेक्स एज डिसइंचेंटमेंट राइसेस, वोटर्स विल लुक फॉर वायबल अल्टरनेटिव गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स। आसाम में, वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, केरला में और यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी में होने वाले हैं इलेक्शन। 27 मार्च को इलेक्शन शुरू होंगे, 2 मई को ख़त्म होंगे। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, 2016 में जब इन 5 लेजिस्लेटिव असेंबलीज में इलेक्शन हुए थे, तो यहाँ पे टोटल सीट्स हैं 824, और इन टोटल 824 सीटों में से 64 बीजेपी ने जीती थी। कहीं ना कहीं आसाम में सरकार बनाई थी बीजेपी ने, वेस्ट बंगाल में बहुत बुरी तरह हारी थी। अब अगर आप वेस्ट बंगाल की बात करो तो 2016 में तो वेस्ट बंगाल ने केवल 3 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें जीती थी बीजेपी ने, लेकिन जो 2019 के लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं बंगाल में, वहाँ पे 42 सीटों में से 18 सीटें जीती हैं बीजेपी में। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार की पॉलिटिक्स आज की डेट में प्रमोट की जा रही है वेस्ट बंगाल में, जिसको आप बोलते हो पोलराइजेशन वाली पॉलिटिक्स, मैं आपको बता दूं कि वेस्ट बंगाल में एक बहुत साइजेबल मुस्लिम माइनॉरिटी है। 2011 के सेंसस के हिसाब से देखेंगे तो मुस्लिम धर्म को फॉलो करने वाले लगभग 27% लोग हैं कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। और हिंदू धर्म की बात की जाए तो ये जो बीजेपी पार्टी है, इसको एक हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी समझा जाता है। तो तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों मिलकर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। तो ऐसा देखा जा रहा है कि शायद सारे मुस्लिम्स वोट तृणमूल कांग्रेस को चले जाएं और सारे हिंदू वोट्स बीजेपी को चले जाएं। और अगर बीजेपी इलेक्शंस जीतती है तो इसी बेसिस पे जीतेगी, यही इस आर्टिकल में बताया जा रहा है। जो लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट थी वो एज गुड एज यूजलेस हो चुकी है, जो कांग्रेस है वो एज गुड एज यूजलेस हो चुकी है वेस्ट बंगाल में। तो कुल मिला के आसाम में, वेस्ट बंगाल में ये जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है वो बहुत चल रही है। अगर आप केरला की बात करो तो केरला में ये जो लेफ्ट फ्रंट का जो कॉलिशन है, यही सरकार बनाने वाला है। कितनी मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएगा वो पता नहीं, लेकिन केरला में ऐसा बोला जा रहा है कि कांग्रेस की जो मेंबरशिप है वो गिरेगी, और अगर कांग्रेस की मेंबरशिप गिरेगी तो उसका फ़ायदा किसको होगा, बीजेपी को होगा। तो भले ही बीजेपी केरला में सरकार ना बना पाए, बट हो सकता है कि बीजेपी आने वाले समय में केरला में ज़्यादा सीटें जीत पाए। तो बेसिकली यहाँ पे अलग अलग तरीक़ों से बीजेपी अलग अलग स्टेट्स में घुस रही है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इस आर्टिकल के ऑथर बोल रहे हैं। ठीक है भाई। फिर कहीं ना कहीं बीजेपी को ऐसा भी लग रहा है कि ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कज़ागम ये बहुत ज़्यादा सीटें नहीं खींच पाएगी। हालांकि ये कॉलिशन में है बीजेपी के साथ, बीजेपी के खेमे में। द्रविड़ मुनेत्र कज़ागम अगर ज़्यादा खींचे नहीं खींच पाती तो तमिलनाडु में भी शायद बीजेपी लिमिटेड तरीके से एंट्री मार जाए। तो अलग अलग स्टेट्स में बीजेपी अपने पंजे फैला रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री मार सके। भी कितना एंट्री मार पाएंगे वो नहीं पता, और कुछ बहुत कंट्रोवर्शियल तरीके से एंट्री मारने वाली बात है, जैसे कि आसाम में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के दम पे बीजेपी अपने पास वोट खींचने की कोशिश कर रही है। कितना वोट खींच पाएंगे ये आगे आने वाले समय में, ये जो इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं यही बताएंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे बहुत खुल के रूलिंग पार्टी की धर्म के नाम पे क्रिटिसाइज किया गया है उसको।
नेक्स्ट चलते हैं अपना आर्टिकल, मास्टर एंड द रोस्टर, द कॉलेजियम सिस्टम हैज फेल्ड टू कीप एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस एट बे। दिस इज बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पे हम लोग बहुत ढंग से बात करेंगे। देखिए पहले क्या हुआ था कि Supreme Court recently laid to rest the proceeding inquiry into a conspiracy to threaten the independence of judiciary on the basis of sexual harassment allegations against the former CJI। मैं आपको बताता हूँ, रंजन गोगोई जी फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस लगे थे। ठीक है, सेक्सुअल हैरेसमेंट में चार्जेस लगने के बाद एक बेंच बनाई गई, उस सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस को इंक्वायर करने के लिए उस बेंच के हेड आपके रंजन गोगोई थे। यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, यहाँ पे रंजन गोगोई जी के सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्ज को क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे इस बात को क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि ये सब कुछ जो हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज की डेट में, वो हो रहा है मास्टर ऑफ द रोस्टर सिस्टम की वजह से। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास ये ताकत होती है अंडर द मास्टर ऑफ द रोस्टर सिस्टम कि भाई कौन सा केस किस सुप्रीम कोर्ट के जज के पास जाएगा, कौन से केस में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठेगी उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कौन कौन से जज होंगे, इस बात को डिसाइड करने की ताकत केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास है। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिस इज द बिगेस्ट इशू, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो कुल मिला के बात क्या बोली जा रही, कुल मिला के बात ये बोली जा रही है कि भाई अगर एग्जीक्यूटिव का इन्फ्लुएंस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लेके आना है तो एग्जीक्यूटिव का इन्फ्लुएंस केवल एक जज के ऊपर लेके आना है, वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक्चुअली में एग्जीक्यूटिव यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर को अगर केवल एक जज सपोर्ट कर दे सुप्रीम कोर्ट में, जो कि है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेड बाय प्राइम मिनिस्टर जो खुद से इन्वॉल्व सेंसिटिव केसेस होंगे उनमें अपने मनमर्जी के जजेस को बैठा सकते हैं। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस है, क्योंकि हमेशा एग्जीक्यूटिव क्या चाहता है कि वो जजेस जो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, न्यूट्रल है, सरकार के फेवर में नहीं है, वो सरकारी केसेस को ना देखें। केसेस कौन कौन से देखेगा ये डिसाइड करने की अथॉरिटी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास, क्योंकि वो मास्टर ऑफ द रोस्टर है। तो अगर एक प्लाइंट यानी एक सरकार की बात सुनने वाला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ जाता है तो पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट एक प्लाइंट कोर्ट में बदल जाता है, जो कि सिर्फ सरकार की बात सुन रहा होता है, जो कि हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। इसके रिस्पेक्ट में बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में खड़े होके B.R. अम्बेडकर साहब ने भी बोला था, आफ्टर ऑल चीफ जस्टिस इज अ मैन विद ऑल द चीफ जस्टिस इज अ मैन विद ऑल द फीलिंग्स, ऑल द सेंटिमेंट्स, ऑल द प्रेजुडाइसेस विच वी कॉमन पीपल हैव। जो प्रेजुडाइसेस, जो फीलिंग्स, जो सेंटिमेंट्स आम आदमियों में होते हैं, वही सेंटिमेंट्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास ये मास्टर ऑफ द रोस्टर पावर होना डेंजरस हो सकता है। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पे मास्टर ऑफ द रोस्टर की पावर को प्रोटेक्ट करके रखा है। फॉर एग्जांपल इन अशोक पांडे वर्सेस सुप्रीम ऑफ इंडिया केस 2018, यहाँ पे 3 जज बेंच थी सुप्रीम कोर्ट ने, जिसने क्या बोला कि मास्टर ऑफ द रोस्टर ये CJI की यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव पावर है, मतलब मास्टर ऑफ द रोस्टर को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना। फिर भाई 2 जज बेंच बैठी शांति भूषण वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2018, उसमें क्या बोला, रिजेक्टेड द प्लिया दैट द मास्टर ऑफ द रोस्टर शुड बी इंटरप्रेटेड एज द कॉलेजियम। कॉलेजियम में क्या होता है, कॉलेजियम में एक ग्रुप ऑफ जजेस बैठते हैं जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते ही हैं और 3-4 और सीनियर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और वो डिसाइड करते हैं कि हाई कोर्ट में कौन से जज अपॉइंट होंगे, सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से जज अपॉइंट होंगे। लेकिन जब बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन सा केस किस जज को अपॉइंट करना है, तो यहाँ पे सोल पावर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास है। तो बेसिकली यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास इतनी पावर देना जिसके ऊपर किसी भी प्रकार की स्क्रूटनी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी डिस्क्रिशनरी पावर है जो कि डेमोक्रेसी में सही नहीं है। ये बात यहाँ पे कही जा रही है। जस्टिस गोगोई जी की बात की जाए तो जस्टिस गोगोई जी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि जब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने तब वो इस पावर को क्रिटिसाइज करते थे। जैसे जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा थे तो दीपक मिश्रा को बहुत बार जस्टिस गोगोई ने क्रिटिसाइज किया कि ये दीपक मिश्रा मास्टर ऑफ द रोस्टर का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं। लेकिन जब खुद जस्टिस रंजन गोगोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने तो उन्होंने मास्टर ऑफ द रोस्टर के इस प्रावधान को गलत तरीके से इस्तेमाल किया। तो भाई जब अयोध्या वाला कांड हुआ उस केस में उन्होंने हेड किया बेंच को,
जब रफाल वाला केस हुआ उस केस में उन्होंने हेड किया बेंच को और कहीं ना कहीं सरकार के फेवर में डिसीजंस दिए। ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। तो यहाँ पे कुल मिला के क्या कहने की कोशिश कर रही है कि इंडियन जुडिशरी के इस सिस्टम को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। और ये जो मास्टर ऑफ द रोस्टर की ताकत आपने एक अकेले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में दे रखी है, ये सही नहीं है। क्योंकि अगर आप इसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन बना के रखते हो, अभी के लिए एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन ही है, तो ये एक बहुत बड़ा अनट्रैमल्ड डिस्क्रिप्शन है। कॉलेजियम सिस्टम में भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बादशाहत को हटाना ज़रूरी था, जो कि सेकेंड और थर्ड जजेस केसेस के थ्रू हटाया गया, लेकिन मास्टर ऑफ द रोस्टर सिस्टम को भी हटाना उतना ही ज़रूरी है। अभी के लिए मास्टर ऑफ द रोस्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता है, समझ गए। और जैसे कि अभी शरद बोबड़े साहब हैं, बोबड़े साहब चाहें तो एक केस किसी एक पर्टिकुलर जज को अपॉइंट करें, और बोबड़े साहब के ऊपर भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कई बार अलग अलग एक्सपर्ट्स ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि वो केसेस जो कि सरकार के रिस्पेक्ट में सेंसिटिव होते हैं वो सरकार के फेवरेट जजेस को ही अलॉट किए जाते हैं, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट की इफेक्टिविटी और एफिशिएंसी पर अक्सर कर उंगलियां उठाई गई हैं। ठीक है भाई, ये सब बातें यहाँ पे बोली गई हैं। आगे आते हैं एन अनयूजुअल मीडिया कोड। इसके बारे में क्या बोला जा रहा है? पहले अगर बात की जाए, इस आर्टिकल को लिखा है फर्गस हैंसन ने। ये है डायरेक्टर एट द ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट। ठीक है भाई, ऑस्ट्रेलिया एक कोड लेके आया था, डिजिटल कोड। ठीक है, उसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, फेसबुक वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। फेसबुक वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, आप मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको ये पर्टिकुलर थंबनेल वाली वीडियो मिल जाएगी। आप इस वीडियो को देख लो जाके, आपको पूरे पॉइंट्स पता चल जाएंगे। उसके बाद बेसिकली ये जो नया कोड आया है ऑस्ट्रेलिया में, ये किस प्रकार से गलत है, इसको ऑथर पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं पूरा कोड आपको नहीं समझा रहा हूँ, वो मैं इसलिए नहीं समझा रहा हूँ कि आप इस वीडियो में देख लो, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। कुल मिला के ऑस्ट्रेलिया में करने की कोशिश क्या कर रहे थे? ऑस्ट्रेलिया में करने की कोशिश ये कर रहे थे कि जो गूगल और फेसबुक जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑस्ट्रेलिया के न्यूज़ आउटलेट्स की न्यूज़ के लिंक्स अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हैं, तो ये गूगल और फेसबुक जैसे ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ आउटलेट्स को थोड़ा पैसा दें, क्योंकि वो उनकी न्यूज़ को अपने प्लेटफॉर्म पे दिखा रहे हैं। एज सिंपल एज दैट। तो कुल मिला के यहाँ पे करने की क्या कोशिश की जा रही थी इस बिल के थ्रू? हाउ टू टैक्स लार्ज मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजीज कंपनीज, मतलब गूगल और फेसबुक जैसी कंपनीज के ऊपर कैसे टैक्स लगाया जाए। उसके बाद हाउ टू इंश्योर दैट ऑस्ट्रेलिया मेंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट मीडिया। ये जो ऑस्ट्रेलिया का मीडिया हाउसेज हैं, जिनका बहुत सारा रेवेन्यू इन गूगल फेसबुक के चलते चला जाता है, इनके इंटरेस्ट को कैसे सेफ गार्ड किया जाए। खास बात यहाँ पे यह है कि ऑथर इस बिल को क्रिटिसाइज कर रहा है। ऑथर बोल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया एक मार्केट इकोनॉमी है, और आप एक मार्केट इकोनॉमी में एक इंडस्ट्री से बोल रहे हो कि वो दूसरी एक बिल्कुल ही अनरिलेटेड इंडस्ट्री को पैसा दे। अब एकदम से अनरिलेटेड बोल देना मेरे हिसाब से सही नहीं है, ठीक है ना। जिस प्रकार के, देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि फेसबुक और गूगल जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो न्यूज़ को शेयर करते हैं, और उस न्यूज़ से बहुत ज़बरदस्त व्यूएबिलिटी होती है। आप फेसबुक जब स्ट्रीम कर रहे होते हो ना, बहुत सारी बार आपके सामने ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़ आके निकल गई होंगी, आपने ध्यान नहीं दिया होगा या आपने पढ़ लिया होगा। नॉर्मल कर केसेस में आप कितनी बारी ऐसा होता है कि ऑस्ट्रेलियन डॉन की वेबसाइट पे जाके पढ़ो कि हाँ भाई क्या न्यूज़ छपी हुई है। तो नो डाउट कि फेसबुक और गूगल जैसे प्लेटफॉर्म्स दुनिया भर के मीडिया हाउसेस की जो न्यूज़ की विजिबिलिटी होती है वो बढ़ा देते हैं। और गूगल और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स क्या बोलते हैं कि भाई देखिए, हम तो आपके पास इतना इंपॉर्टेंट ट्रैफिक भेज रहे हैं और वो ट्रैफिक आपकी कमाई को बढ़ा रहा है, लेकिन ये न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस क्या बोल रहे हैं, गूगल और फेसबुक हमारा एड रेवेन्यू खा रहे हैं। जो लोग हमारी वेबसाइट पे आके न्यूज़ पढ़ते वो अब गूगल और फेसबुक पे न्यूज़ पढ़ रहे हैं, तो हमारा ट्रैफिक खींचना है ये गूगल और फेसबुक, इसलिए गूगल और फेसबुक को हमको पैसा देना चाहिए। लेकिन ये लॉजिक गलत है ऑथर के हिसाब से। ऑथर बोल रहा है कि अगर आपने गूगल पे कोई एक लोकल रेस्टोरेंट ढूंढा और आप उस रेस्टोरेंट में खाने गए, तो क्या इसका मतलब ये है कि भाई गूगल को उस रेस्टोरेंट को पैसा देना चाहिए? ऑब्वियस सी बात नहीं, क्योंकि फ़ायदा डायरेक्टली उस रेस्टोरेंट का हो रहा है। लेकिन ये गूगल और रेस्टोरेंट वाला एग्जाम्पल सही नहीं है, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि भाई उस पर्टिकुलर न्यूज़ को पूरा पूरा आप गूगल और फेसबुक पे पढ़ लेते हो, तो शायद आप उस न्यूज़ आउटलेट पे जाते नहीं हो, या अगर शुरुआत का एक छोटा सा स्निपेट भी मिल जाए जिसमें आपको जो बेस न्यूज़ है वो पता चल जाए, तो ज़्यादातर बार ऐसा होता है कि आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके उस न्यूज़ को खोलते ही नहीं हो, सीधे सीधे गूगल और फेसबुक पे पढ़ के ही आगे बढ़ जाते हो।
तो ये जो मैंडेटरी बार्गेनिंग कोड है, ये बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार से इंटरप्रेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इसको सही बोल सकते हैं और बहुत सारे लोग इसको गलत बोल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले कोड में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, नो डाउट ये प्रॉब्लम्स है। फ्रांस वाला कोड थोड़ा अच्छा बताया गया। वो प्रॉब्लम्स क्या है, उसके लिए आपको ये पर्टिकुलर आर्टिकल देखना पड़ेगा जाके। कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं इसमें रूपर्ट मर्डॉक नाम का एक आदमी इन्वॉल्व है, जो कि आप कह सकते हो अमेरिकन मीडिया मुगल है, जिसने ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे न्यूज़ आउटलेट्स को खरीद रखा है। तो कुल मिला के बोला ये जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का ये जो गूगल और फेसबुक के ऊपर इस प्रकार का जो टैक्स लगाना था वो सही नहीं था। ठीक है, ये बात यहाँ पे ये बोल रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि गूगल इस प्रकार की डील्स ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के साथ साइन कर रहा है। गूगल और फेसबुक जैसी कंपनीज फ्रांस में इस प्रकार की न्यूज़ को साइन कर रहे हैं। स्कॉट मॉरिसन जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो नरेंद्र मोदी जी के साथ ऑलरेडी इस बात को लेकर बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया एक प्रकार का इंटरनेशनल मूवमेंट बनाने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे फेसबुक और गूगल पे जो भी न्यूज़ मीडिया के लिंक शेयर होते हैं, उन लिंक्स का पैसा गूगल और फेसबुक को देना पड़े, ये बात इंश्योर की जाए। तो अगर वो पैसा देंगे तो पूरी की पूरी न्यूज़ को अपने प्लेटफॉर्म पे दिखाएंगे, पहले जैसे स्निपेट्स नहीं दिखाएंगे। तो आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है ये बात पता चलेगी। अपनी इस वीडियो में मैंने ये भी बात की है कि इस प्रकार के नियम कानूनों का इम्पैक्ट आगे आने वाले समय में फ्यूचर में इंडिया में क्या हो सकता है और इंडिया में न्यूज़ को लेकर स्टैटिस्टिक्स क्या क्या है ये भी बता रखे। तो आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए जाके। तो ये था आज का एडिटोरियल डिस्कशन दोस्तों। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अपने व्यू पॉइंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। गुड बाय।